नमस्कार, मेरे चैनल मोहन मुस्कान में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है पुलिस और प्रार्थना। मेडिसिन चौक की एक बेंच पर सोपी बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जब जंगली बतखें रात में भी जोर से चीखने लगें, जब सील के चमड़े के ओवरकोट के प्रभाव में स्त्रियां अपने पतियों से अधिक सटकर बैठने लगे और जब बाग में पड़ी हुई बेंच पर सोपी बेचैनी से करवट बदलने लगे, तब आप कह सकते हैं कि सर्दी का आगमन होने ही वाला है। सोपी की गोद में एक सूखा हुआ पत्ता आ गिरा। यह पाला पड़ने की पूर्व सूचना थी। मेडिसन चौक के निवासियों के प्रति पाला महाशय बहुत ही उदार हैं और अपने वार्षिक आगमन की पूर्व सूचना उन्हें भेज देते हैं। हर चौराहे पर पाला महाशय उत्तरी पवन को, जो फुटपाथ के निवासियों के लिए चपरासी का काम करते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड सूखे पत्तों के रूप में दे देते हैं ताकि वे उनका स्वागत को तैयार रहें। सोपी के मस्तिष्क ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि अब उसे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी और इसी कारण आज वह बेंच पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। शीत से बचने के लिए सोपी के दिमाग में कोई ऊंची कल्पनाएं नहीं थी। भूमध्य सागर के किनारे या विसुवियस की खाड़ी के मादक आसमान के नीचे उद्देश्यहीन घूमने की उसकी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसकी आत्मा तो सिर्फ यह चाहती थी कि 3 महीने जेल में कट जाएं। 3 महीने तक रहने खाने की निश्चित व्यवस्था, हमजोलियों का सहवास और कड़ाके की सर्दी एवं पुलिस के सिपाहियों से रक्षण, यही उसकी वांछनाओं का सार था। बरसों तक ब्लैकवेल का मेहमान नवाज जेल खाना ही उसका सर्दियों का निवास स्थान रहा है। जिस प्रकार न्यूयॉर्क के अन्य भाग्यवान लोग वर्ष सर्दियां बिताने के लिए रिवीरा या पाम बीच के टिकट कटाते थे, उसी प्रकार सोफी ने भी जाड़ों में जेल में हिजरत करने की मामूली व्यवस्था कर ली थी और अब वह समय आ गया था। पिछली रात उसी चौक में फव्वारे के पास एक बेंच पर उसने रात काटी, परंतु कोट के नीचे घुटनों पर और कमर पर लपेटे हुए 3 मोटे मोटे अखबार भी सर्दी से उसकी रक्षा नहीं कर सके थे। इसलिए उसे जेल की याद सताने लगी। शहर के गरीबों के लिए सोने की जो धर्मार्थ व्यवस्था की जाती थी, वह उसे पसंद नहीं थी। सोपी की राय में परोपकार से कानून कहीं अधिक दयालु था। शहर में नगर पालिका की ओर से कई सदाव्रत और संस्थाएं चलती थी, जहां उसके खाने और सोने की सामान्य व्यवस्था हो सकती थी, परंतु सोपी जैसी स्वाभिमानी आत्माओं को दान की यह भिक्षा असहनीय बोझ लगती थी। दान के हाथों प्राप्त की गई किसी भी सहायता का मूल्य आपको रुपयों से नहीं तो मान भंग से चुकाना ही पड़ता है। जिस प्रकार सीजर के साथ ब्रूटस, उसी प्रकार धर्मशाला की हर चारपाई के साथ स्नान करने की सजा और सदाव्रत की रोटी के हर टुकड़े के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन की छानबीन का दंड आवश्यक रूप से जुड़ा रहता है। इसलिए कानून के मेहमान बनना ही बेहतर है, क्योंकि कानून नियमों से संचालित होने पर भी किसी शरीफ आदमी के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देता। जेल जाने का निश्चय करते ही सोपी ने तुरंत तैयारियां आरंभ कर दी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के अनेक आसान तरीके हैं। सबसे सुखद उपाय यह था कि किसी बढ़िया होटल में शानदार भोजन किए जाए और उसके बाद स्वयं को दिवालिया घोषित कर बिना शोरगुल हुए चुपचाप पुलिस के हाथों में पहुंचा जाए। इसके बाद की व्यवस्था कोई समझदार मजिस्ट्रेट अपने आप कर देगा। सोपी बेंच से उठकर चौक के बाहर निकला और पक्की सड़कों के जाल को लांघता हुआ वहां पहुंचा, जहां 5वीं सड़क ब्रॉडवे से मिलती है। वह ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा और एक चमचमाते हुए होटल के सामने रुका, जहां हर रात रेशमी कपड़ों की तड़क भड़क दिखाई देती है। अंगूर की बढ़िया शराब की नदियां बहती हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों के ढेर लगे मिलते हैं। सोपी को कमर से ऊपर पहने हुए कपड़ों पर तो पूर्ण विश्वास था। उसकी दाढ़ी बनी हुई थी, कोट अच्छा था और बड़े दिन पर किसी मिशनरी महिला द्वारा भेंट मिली हुई टाई उसके संभ्रांत होने की घोषणा कर रही थी। यदि वह किसी प्रकार बिना शंका उत्पन्न किए टेबल तक पहुंच जाता, तब तो सफलता उसके हाथ में थी।
शरीर का वह भाग जो टेबल के ऊपर दिखाई देता है वेटर के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं जगा सकता। सोफी ने सोचा कि फ्रांसीसी शराब की एक बोतल, मुर्ग मुसल्लम, पुडिंग, आधा पैक शैंपेन और एक सिगार, इतना काफ़ी होगा। सिगार की कीमत तो $1 से ज़्यादा नहीं होगी। सब मिलाकर कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि होटल मालिक के मन में बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाए। फिर भी तृप्ति इतनी होनी चाहिए कि जाड़ों के निवास स्थान तक की यात्रा आनंद से कटे। परंतु जैसे ही सोफी ने होटल के दरवाजे में पैर रखा, मुख्य वेटर की नज़र उसकी फटी हुई पतलून और पुराने जूतों पर पड़ी। तुरंत ही सुधड़ और सधे हुए हाथों ने उसे पकड़कर चुपचाप सड़क पर लापटका और इस प्रकार मुर्ग मुसल्लम के बर्बाद होने की नौबत टल गई। सोफी ब्रॉडवे से वापस लौटा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वांछित ध्येय तक पहुंचने में यह स्वादिष्ट भोजन वाला मार्ग तो काम नहीं देगा। जेल तक पहुंचने का और कोई उपाय ढूंढना चाहिए। छठी सड़क के मोड़ पर उसे तरह तरह की चीज़ों से करीने से सजाई हुई एक कांच की खिड़की बिजली की रोशनी में जगमगाती हुई दिखाई दी। सोफी ने पत्थर उठाया और उसे शीशे पर दे मारा। चारों तरफ से लोग दौड़े और एक पुलिस का सिपाही भी आ खड़ा हुआ। सिपाही को देखकर सोफी मुस्कुराया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए चुपचाप खड़ा रहा। सिपाही ने तमतमाकर पूछा, शीशा फोड़ने वाला कहाँ गया? सौभाग्य का स्वागत करते हुए सोफी ने व्यंग्य के स्वर में सहृदयता से पूछा, क्या आप इतना भी नहीं समझते कि इसमें मेरा भी कुछ हाथ हो सकता है? सिपाही के दिमाग ने सोफी को दोषी मानने से इनकार कर दिया। खिड़कियों को पत्थर मारकर तोड़ने वाले कानून के रक्षकों से गपशप करने के लिए कहीं रुकते हैं? वे तो फौरन 9-11 हो जाते हैं। पुलिसमैन ने कुछ दूर सड़क पर एक आदमी को बस पकड़ने के लिए भागते हुए देखा और अपना डंडा घुमाता हुआ उसके पीछे भागा। 2 बार असफल होकर सोफी निराश हो गया और मटर गश्ती करने लगा। सड़क के उस पार एक साधारण शान शौकत का होटल था। वहाँ छोटी जेब और बड़े पेट वाले ग्राहक जाया करते थे। घटिया बर्तन और धूमिल वातावरण, पतली दाल और गंदे मेजपोश। इस स्थान पर सोफी बिना रोक टोक अपनी फटी पतलून और पुराने जूते समेत जा पहुंचा। वह टेबल पर जा बैठा और पेट भर कबाब, कोफ्ते, केक और कचौड़ियाँ खा गया। तब उसने वेटर के सामने यह रहस्य खोला कि तांबे की एक पाई का भी उसने मुंह नहीं देखा है। बड़ी रौब से उसने वेटर से कहा, अब जल्दी ही पुलिस को बुलाइए, व्यर्थ में एक शरीफ आदमी का वक्त क्यों खराब करते हैं? अंगारे सी लाल आंखें दिखाते हुए कठोर शब्दों में वेटर ने कहा, तेरे लिए और पुलिस का सिपाही? उसने अपने साथी को आवाज़ दी और सोफी महाशय फिर एक बार निर्दयता से सड़क पर लापटके गए। सुथार के गज की तरह धीरे धीरे एक एक जोड़ को खोलता हुआ सोफी उठा और कपड़ों की धूल झाड़ने लगा। आज उसके लिए गिरफ्तारी मृगमरीचिका हो चली थी और उसे वह सुखदायी जेल कोसों दूर दिखाई दे रही थी। कुछ दूरी पर एक दुकान के सामने खड़े हुए सिपाही ने उसे देखा और हंसता हुआ अपने रास्ते चला गया। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद सोफी में गिरफ्तारी की आराधना करने की हिम्मत फिर जागृत हुई। इस बार जो अवसर आया वह नासमझ सोफी को अचूक लगा। मनोहर और सुशील मुख मुद्रा वाली एक नवयुवती एक दुकान की खिड़की के सामने खड़ी अंदर सजी हुई प्यालियों और दावतों को कुछ दिलचस्पी से देख रही थी और 2 गज की दूरी पर ही कठोर मुखाकृति वाला एक सिपाही नल का सहारा लिए खड़ा था। सोफी ने इस बार औरतों की छेड़छाड़ करने वाले घृणित और तुच्छ गुंडे का पार्ट अदा करने की योजना बनाई। अपने शिकार की सौम्य और भोली सूरत देखकर तथा कानून के सतर्क पहरेदार को पास में खड़ा जानकर सोफी को यह सोचने का प्रोत्साहन मिला कि शीघ्र ही उसकी बाह पर सिपाही के पंजे की उस सुखदायी पकड़ का अनुभव होगा जो उसे सर्दियों भर आरामदायक जेल में पहुंचा देगी। सोफी ने मिशनरी महिला द्वारा भेंट दी गई टाई को ठीक किया, सिकुड़ती हुई आस्तीनों को कोट से बाहर निकाला, टोपी को तिरछी अदा से पहना और उस युवती की तरफ बढ़ा। उसने उसकी तरफ आंख से इशारा किया। उसे देखकर खांसा, खखारा
और चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर बदतमीजी से घृणित गुंडों की तरह झूमने लगा। अपने आँख की कोर से तिरछी नज़र डालकर उसने यह देख लिया कि पुलिस का सिपाही उसे घूर रहा है। युवती 2-4 कदम आगे पीछे हुई और फिर अधिक एकाग्रता से खिड़की में सजी हुई चीज़ों को देखने लगी। सोपी निर्भयता से आगे बढ़कर उसके पास जा खड़ा हुआ और अपना टोप सिर से उठाकर बोला, क्यों पंछी, कहीं कुछ तफरी का इरादा है? सिपाही अब भी देख रहा था। सताई हुई युवती की उंगली के एक इशारे मात्र से सोपी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। अपनी कल्पना में वह थाने की सुखद गर्मी में पहुंच भी चुका था, परंतु युवती उसकी ओर मुंह करके खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कोट की बाह को पकड़कर खुशी से बोली, ज़रूर दोस्त, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो खुद ही तुमसे कहने वाली थी, मगर वह सिपाही जो देख रहा था वृक्ष से लता के समान अपनी देह से लिपटी हुई उस लड़की को लिए जब सोपी पुलिसमैन के सामने से गुजरा तो उदासी ने उसे घेर लिया। उसके भाग्य में शायद आज़ादी ही बधी थी। अगले मोड़ पर ही वह उस लड़की से पिंड छुड़ाकर भागा। वहाँ से वह ऐसे मोहल्ले में पहुंचकर रुका जहाँ रात में झूठे वादे करने वाले बेफिक्र प्रेमी और शराब संगीत के दौर चलते हैं। फर के कोट पहने महिलाएं और बढ़िया ओवरकोट पहने पुरुष उस सुहानी हवा में टहल रहे थे। एकाएक सोपी के मन में शंका उठी कि किसी भयानक टोटके ने तो उसे गिरफ्तारी से परिमुक्त नहीं कर रखा है। इस विचार से वह कुछ घबराया, परंतु एक भव्य नाटक घर के सामने शान से टहलते हुए एक पुलिस के सिपाही को देखते ही उसके मन में शराबी का पाठ अदा करने की योजना फिर बिजली की तरह कौंध गई। फुटपाथ पर खड़े होकर सोपी ने अपनी कर्कश आवाज़ में शराबियों की तरह बकना और चिल्लाना आरंभ किया। नाच कर, चीख कर, चिल्लाकर और अनेक तरीकों से उसने आसमान सिर पर उठा लिया। पुलिसमैन ने डंडा घुमाते हुए सोपी की तरफ पीठ कर ली और एक राहगीर से कहने लगा, येल कॉलेज का कोई लड़का है। उन्होंने हार्टफोर्ड कॉलेज को आज बुरी तरह हराया है, इसलिए खुशियां मना रहे हैं। सिर्फ हल्ला मचाता है, डर की कोई बात नहीं है। इन लोगों से कुछ ना कहने की हमें हिदायत थे। दुखी होकर सोपी ने इस असफल तिकड़म को त्याग दिया। क्या पुलिस के सिपाही उसे कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे? उसकी कल्पना में जेल एक अप्राप्य स्वर्ग के समान लगने लगी। उसने ठंडी हवा से बचने के लिए अपने जीर्ण कोट के बटन बंद कर लिए। सिगार की एक दुकान में उसने एक संभ्रांत मनुष्य को सिगार सुलगाते हुए देखा। अंदर जाते समय अपना रेशमी छाता दरवाजे के पास रख दिया। सोपी अंदर घुसा, छाता उठाया और धीरे धीरे चहलकदमी करता हुआ आगे बढ़ गया। सिगार वाला मनुष्य जल्दी से उसके पीछे चला। वह कुछ सख्ती से बोला, मेरा छाता। चोरी पर सीना चोरी करते हुए सोपी उपहास करने लगा, क्या वाकई आपका छाता? तो फिर आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? यह खूब रही आपका छाता। जल्दी करिए साहब, पुलिस को बुलाइए, मोड़ पर ही खड़ा है। छाते के मालिक ने अपनी चाल धीमी कर दी। सोपी ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसके मन में यह आशंका उठ चुकी थी कि इस बार भी भाग्य उसे धोखा दे जाएगा। सिपाही सहमा हुआ उन दोनों की ओर देखता रहा। छाते वाले ने कहा, जी हाँ जी, आप जानते हैं ऐसी गलती हो ही जाती है। अगर यह छतरी आपकी है तो मुझे माफ़ करें। दरअसल बात यह है कि आज सुबह ही मैंने इसे एक होटल से उठाई थी। अगर आप इसे पहचानते हैं, अगर आपकी है तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे। सोपी दुष्टता से बोला, जी हाँ, निश्चित रूप से यह मेरी ही है। छतरी का तथाकथित स्वामी मैदान छोड़कर भाग गया। पुलिसमैन भी काफ़ी दूर पर दिखाई देने वाली एक मोटर से सड़क लांघने वाली एक सुंदरी को बचाने के लिए चल पड़ा। सोपी पूर्व की तरफ मरम्मत के लिए खोदी गई एक सड़क पर आगे बढ़ा। गुस्से से उसने छाते को एक गड्ढे में फेंक दिया। सिर पर लोहे की टोपी और हाथ में डंडा लिए घूमने वाले पुलिस समुदाय के प्रति उसका मन विरक्ति से भर गया। वह तो उनके पंजों में फंसना चाहता था और सिपाही शायद उसे बुराई से ऊपर उठे हुए किसी राजा के समान समझ रहे थे। अंत में सोपी एक ऐसे मोहल्ले में पहुंचा जहां कोलाहल और प्रकाश बहुत कम था।
इस मार्ग से होकर वह मेडिसिन चौक की दिशा में चला। घर का मोह मनुष्य को अपनी ओर खींचता ही है, चाहे उसका घर किसी पार्क की बेंच ही क्यों न हो। लेकिन एक अत्यंत नीरव स्थान पर सोफी के पांव रुक गए। यहाँ एक पुराना गिरजाघर था, टूटा फूटा, विलक्षण और महराबदार। बैंगनी रंग के कांच वाली खिड़की में से मंद प्रकाश छन रहा था और निश्चय ही अगले इतवार की प्रार्थना की तैयारी में लीन पियानो बजाने वाला पर्दों पर उंगलियां नचा रहा था। स्वर्गीय संगीत की मधुर स्वर लहरी बहती हुई सोफी के कानों तक आई, जिसने उसे अभिभूत कर गिरजे की चार दीवारी से मानो जकड़ दिया। आकाश में निर्मल स्निग्ध चांद चमक रहा था। सड़क राहगीरों से सूनी थी। पंछी तंद्रिल स्वरों में चहचहा रहे थे। वातावरण किसी गांव के गिरजे के समान प्रशांत था। प्रार्थना के स्वरों ने सोफी की सखीचों को जकड़ दिया था, क्योंकि वह उस प्रार्थना से परिचित था। उसने इसे युग में सुना था, जब कभी उसके जीवन में पवित्र विचारों, साफ कपड़ों, आकांक्षाओं, फूलों, माताओं, बहनों और मित्रों का भी स्थान रहा था। सोफी के मन की ग्रहणशीलता और पुराने गिरजे के पवित्र प्रभाव के सम्मिलन ने सोफी की अंतरात्मा में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। आतंकित होकर उसने उस गर्त की गहराई का अनुभव किया जिसमें वह गिर चुका था। अधःपतन के दिन, घृणित आकांक्षाएं, कुचली हुई आशाएं, ध्वस्त मानस जिन्होंने अब तक उसके अस्तित्व को बनाया था, उसके स्मृति पट पर उभर आए और दूसरे ही क्षण उसके हृदय ने इस नए विचार से उत्साहपूर्वक समझौता कर लिया। सहसा उसके हृदय में अपने दुर्भाग्य से लड़ने की एक बलवती प्रेरणा उत्पन्न हुई। इस दलदल से अपने आप को बाहर निकालने का उसने निश्चय किया। वह फिर से अपने आप को मनुष्य बनाएगा। जिस बुराई ने उसे दबोच रखा है, उसे वह जीतेगा। अब भी समय है, उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। वह अपनी पुरानी आकांक्षाओं को पुनर्जीवन देकर बिना लड़खड़ाए पूरी करेगा। पियानो के उन मधुर स्वरों ने उसकी आत्मा में एक हलचल मचा दी थी। कल सुबह की वह शहर के दक्षिणी भाग में जाकर काम ढूंढेगा। फिर एक व्यापारी ने उसे एक बार ड्राइवर की नौकरी देनी चाहिए थी। कल ही वह उसे ढूंढकर नौकरी ले लेगा। वह दुनिया में कुछ बनेगा। सोफी ने अपनी बाह पर किसी पकड़ का अनुभव किया। तेजी से घूमते ही उसे एक सिपाही का कठोर चेहरा दिखाई दिया। सिपाही ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? सोफी ने कहा, जी कुछ नहीं। सिपाही बोला, कुछ नहीं तो मेरे साथ चलो। दूसरे दिन सवेरे पुलिस कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने फरमाया, 3 महीने की सख्त कैद।